सबसे बड़े साउथ डायरेक्टर? नहीं। सबसे बड़े पैन इंडिया डायरेक्टर? जी नहीं। सबसे बड़े पैन वर्ल्ड डायरेक्टर हैं एस राजमौली, जिनका नाम ही काफी है। तो राजमौली सर की फिल्म आरआरआर वैसे तो ऑस्कर्स में नहीं जा सकी, जिसका हम सबको बहुत दुख है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजमौली सर की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? नहीं ना। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमको, स्पेशली नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को, राजमौली सर के बारे में नहीं पता। तो राजमौली सर के बचपन की कहानी, कैसे इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, क्या इनके थॉट्स होते हैं जब ये किसी फिल्म को बनाते हैं, इनकी टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स कौन सी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म्स कौन सी रही, यानी कि माइलस्टोन्स कौन से रहे, और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, सभी टॉपिक्स के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाउ डिड इट ऑल बिगैन, मतलब शुरू करते हैं शुरुआत से। राजमौली सर का जन्म हुआ मैसूर कैंप में 10 अक्टूबर को, यानी इनका बर्थडे बिल्कुल आसपास ही है। और इनका जन्म एक साधारण फैमिली में हुआ। इनके फादर यूँ तो बहुत बड़े राइटर हैं और इनके ग्रैंडफादर भी बहुत रिच ज़मींदार थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीनें जो थी वो डेट्स में आ गई और बिल्कुल सिंपल साधारण परिवार को बिलोंग करने लग गए। बचपन से ही ना राजमौली सर को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। यानी जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार अपने दोस्तों को महाभारत और रामायण के रिसाइटल्स दिए। कि बचपन से उनका इंटरेस्ट था रामायण में जो प्रसंग हैं, महाभारत में जो प्रसंग हैं और जो घटनाएं होती हैं, वो उनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती थी और एक अलग दुनिया में ले जाती थी। आपको पता है आज की डेट में भी राजमौली सर जब अपनी फिल्म डायरेक्शन को या फिल्म मेकिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह कहानी सुनाता हूँ। यानी बिल्कुल हटके, बिल्कुल इस आज की दुनिया से अनरियल लगने वाली कहानी, एक अलग दुनिया। और वाकई में ऐसा होता नहीं है क्या? हमने बाहुबली देखी, हमने आरआरआर देखी, क्या हमको ऐसा लग रहा था कि ये इस दुनिया की कहानियां हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा लगा कि हाँ वाकई में एक दुनिया है, माहिष्मती है, वाकई में एक किंगडम था बाहुबली का, अमरेंद्र बाहुबली का। तो ये जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है ये इनका बचपन से ही ऐसा है, स्टोरी टेलिंग है ये बचपन से ही ऐसा है, इसीलिए इनको आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर बोला जाता है। इनकी फैमिली में इनके पिताजी, जो इनकी मेनली हर फिल्म के राइटर होते हैं, और इनके ऊपर एक अलग से वीडियो मुझे लगता है डेडिकेट करनी चाहिए, क्योंकि इनकी राइटिंग इतनी अमेजिंग है जो हमको एक सच में अलग दुनिया में दिखाती है, एक अलग दुनिया दिखाती है। तो बचपन से ही इनको कहानियाँ बताने का शौक था। अपने फादर की कहानियाँ जो उन्होंने लिखी होती थी वो एक तरीके से बताना चाहते थे, मगर इतना सिंपल नहीं होता ना सब कुछ, लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। फिर भी चैलेंजेस के होते हुए, स्ट्रगल्स के होते हुए, खुद राजमौली सर के अपने वर्ड्स हैं कि चाहे वो 2 कमरे के घर में भी रहते थे लेकिन खुश रहते थे, कभी भी क्रिब नहीं किया, कभी भी सैड फील नहीं किया, कभी भी नेगेटिव फील नहीं किया, सिर्फ अच्छा देखा, अच्छा सोचा, बड़ा सोचा और ये चाहा कि आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, जो उन्होंने अब किया भी है। तो बात करेंगे इनके करियर की। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि राजमौली सर को ये जो सक्सेस मिल रही है ये ओवरनाइट है, तो अपना सबसे बड़ा भ्रम तोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी। जी हाँ, आज से करीब 20 साल पहले। 20 इयर्स की उनकी मेहनत है जो आज रंग ला रही है। मैंने एक और वीडियो में भी ये मेंशन किया था, ये ओवरनाइट नहीं है ये सक्सेस साउथ की, ये इनकी 20-50 सालों की मेहनत है जो आज दिख रही है। और राजमौली सर के साथ भी यही हुआ। 2001 में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने एक अप्रेंटिस के रूप में शुरुआत की, जो वेटरन एडिटर थे वहाँ के तेलुगु सिनेमा के, उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। तो साल 2001 में जब उनको ये एडिटिंग का काम मिला, साथ साथ में उन्होंने कोशिश की कि उनके फादर की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट थी, एक कहानी थी जो उनको बेहद पसंद थी और वो उसको सुनाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर बस वो उस कहानी को सुनाना चाहते थे, अपनी ऑडियंस को सुनाना चाहते थे। और तब 2001 में उन्होंने पहली बार फिल्म मेकिंग, पहली अपनी फिल्म बनाई जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1। इस फिल्म के एक्टर थे जूनियर एनटीआर। ये जूनियर एनटीआर की सेकंड फिल्म थी और पहली सुपर सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारा प्यार मिला। ये एक मसाला फिल्म थी। ये फिल्म ऑलरेडी गोल्ड माइंस पे अवेलेबल है, हिंदी डब भी अवेलेबल है और तेलुगु में जो लोग देखना चाहते हैं मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आपको तेलुगु में भी मिल जाएगी। मगर ये फिल्म मैंने भी देखी हुई है, ये बिल्कुल टिपिकल मसाला फिल्म है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब जर्नी शुरुआत होती है, किसी की जर्नी की शुरुआत होती है तो बिल्कुल नॉर्मल एवरेज होती है, किसी को पता नहीं होता कि वो इतना बड़ा बन जाएगा। और राजमौली सर के साथ भी यही हुआ। 2001 में जब उन्होंने फिल्म बनाई, ये सुपर सक्सेसफुल फिल्म थी। उसके बाद इनकी जो फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक इन्होंने 12 फिल्में बना ली हैं एंड लेट मी टेल यू, एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। 12 की 12 फिल्में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। और सारी ही फिल्मों में एक चीज मेन थी, वो थी उनकी स्टोरी। यानी राजमौली सर ने कभी भी कहानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये इनके बचपन की, इनके फर्स्ट प्रोजेक्ट की, और अब बात इनकी
मूवी मेकिंग स्टाइल्स की, तो राजमौली सर का जो आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जो मैंने भी नोटिस किया है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है इनकी कहानियों में वो होता है इमोशन, यानी हार्ड कोर इमोशन। तो शुरुआती दिनों में जब उन्होंने डायरेक्शन स्टार्ट की तो एक चीज़ करते थे कि जो भी कोई एक्टर होता था उसको जाकर वो समझाते थे कि तुम्हें ऐसे बोलना है या ऐसे लाइन बोलनी है या ऐसे इमोट ऐसे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि उनके सारे जितने भी एक्टर्स थे सब एक जैसे लगते थे, सब एक जैसी एक्टिंग करने लग गए थे, विच वॉज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, वो ये कि उनको इन चीज़ों का खुद ही रियलाइजेशन हो गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। फिर उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की। क्या किया कि सारे ही एक्टर्स को, जितने भी एक्टर्स के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, उन सबको सिर्फ वो इमोशनली चार्ज करते थे। जी हाँ, इमोशंस जो थे वो एक्टर्स के अंदर से एक्टिंग करवाते थे। और ये जो एक्टर्स हैं, जितनी भी राजमौली सर की फिल्म्स हैं, हमने देखा है सारे ही एक्टर्स एक अलग ही इमोशन में होते हैं और वो इमोशन हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। आपने देखा है स्क्रीन पे भी वो जो इमोशन है ना, वो सीधा हमसे बात करता है। एक्टर्स का इमोशन, इनकी फिल्म्स के जो इमोशंस होते हैं, यही इस फिल्म की, यही इस डायरेक्टर की सबसे बड़ी यूएसपी है कि इन्होंने पब्लिक के इमोशन के साथ कनेक्शन जोड़ना सीख लिया। और दूसरी चीज़ जो इनके फिल्म मेकिंग में सबसे प्राइम रहती है वो है रिवेंज। यानी कि आपने देखा होगा राजमौली सर की फिल्म ईगा थी, ये भी एक रिवेंज स्टोरी थी। विक्रमरकुड़ थी, ये भी रिवेंज स्टोरी थी। बाहुबली रिवेंज स्टोरी थी। आरआरआर रिवेंज स्टोरी थी। तो रिवेंज एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है उनके वर्ड्स में जो हर बंदे से कनेक्ट करता है, हर इंसान से रेजोनेट करता है। इसीलिए इन्होंने अपने फिल्म मेकिंग में रिवेंज को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानना शुरू किया और उसी के इर्द गिर्द कहानियाँ लिखनी शुरू की। और तीसरी जो एक काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ इनकी फिल्मों में हमको देखने को मिलती है वो है रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस। हम बात कर लें बाहुबली की, इसमें महाभारत और रामायण दोनों के रेफरेंसेस हैं। आरआरआर में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं रामायण के। जो एक वो वाला फाइट सीन है रामचरण वाला और जूनियर एनटीआर वाला जो जंगल में होता है, आपने देखा होगा, वो उसमें तो भर भर के रेफरेंसेस हैं और बहुत ही यूनिक तरीके के रेफरेंसेस हैं। तो इनकी फिल्म्स में रेफरेंसेस होते हैं लेकिन अपने स्टाइल के होते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी फिल्म्स होती है वो है सीजीआई। सीजीआई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्पेशल इफेक्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं और आरआरआर में थी स्पेशली, वो यही थी कि उसका वीएफएक्स, उसके वीएफएक्स के ऊपर एक से बढ़कर एक रिएक्शन वीडियोस बन चुके हैं। और उनको देखने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि यार इतने ध्यान से हमने नहीं देखा कि सच में ये सभी वीएफएक्स का पार्ट है। इट वॉज अमेजिंग टू वॉच। एंड तो सीजीआई और वीएफएक्स वाली जो चीज़ है वो इनकी फिल्म्स में बहुत जम के होती है और इन्होंने एक तरीके से एक बेंचमार्क सेट किया है इंडियन सिनेमा के लिए कि भैया देख लो, हम भी काम करके दिखा सकते हैं, हमारा वीएफएक्स भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो राजमौली सर को ये जाता है क्रेडिट कि उन्होंने इंडियन सिनेमा को एक इंटरनेशनल सिनेमा, एक ग्लोब के ऊपर रख दिया। बात करें राजमौली सर की नंबर ऑफ फिल्म्स की, जो मैंने बोला अभी तक 12 फिल्में आ चुकी हैं। तो 2001 में, और ये सारी ही फिल्में आपको इजीली गोल्ड माइंस पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये सारी फिल्म्स। आप सारी की सारी फिल्म्स देख सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि आपका टाइम जो है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर, इफ़ यू आर अ रिसर्चर, इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स फिल्म्स, इफ़ यू आर अ रिव्यूअर, तो राजमौली सर की फिल्मों से आपको बहुत सारा मटीरियल मिलेगा। तो सबसे पहले जिसकी मैंने बात की, फिल्म 2001 में आई थी स्टूडेंट नंबर 1। उसके बाद सिम्हाद्री आई और साई आई, ये दोनों भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स थी, बहुत अच्छी फिल्म्स थी। और उसके बाद वो फिल्म आई जिसने प्रभास को रातों रात रेबेल स्टार, सुपरस्टार बना दिया, जिसका नाम था छत्रपति। 2005 में ये फिल्म आई और इसके बाद 2006 में वो फिल्म आई जिसका हिंदी रीमेक बना 2010 में राउडी राठौड़ के नाम से। इसका असली फिल्म का नाम था विक्रमरकुड़। इसमें रवि तेजा थे और अनुष्का शेट्टी थी, वही जिनको हम देवसेना के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2007 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था यामाडोंगा, जिसमें भी जूनियर एनटीआर और प्रियामणि थे। और इस फिल्म का अब ये जो हम एक फिल्म देख रहे हैं, एक ट्रेलर देख रहे हैं जिसका नाम है थैंक गॉड, ये अजय देवगन की जो फिल्म है, इसके स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस लिए गए हैं यामाडोंगा से। तो यामाडोंगा आप कह सकते हैं कि थैंक गॉड जो है ये रीमेक है यामाडोंगा की। अगर नहीं देखी है यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, बड़ी मस्त फिल्म है, मज़े करना। दीज आर मसाला फिल्म्स। उसके बाद ना 2009 में ब्रेक थ्रू फिल्म आई राजमौली सर की जिसका नाम था मगधीरा। मगधीरा फिल्म ने राजमौली सर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें पहली बार साई-फाई और साथ में मिस्ट्री, हिस्ट्री, पीरियड ड्रामा सब कुछ था। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने रामचरण को भी एक बहुत बड़ा स्टार बना के रख दिया था। 2009 में आई मगधीरा जो सुपर सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद 2010 में मर्यादा रामन्ना और 2012 में आई फाइनली वो फिल्म ईगा, जिसको मक्खी के नाम से हिंदी फिल्म जगत में जाना जाता है। और एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, मतलब उस वक्त पे भी इस फिल्म का आप कह सकते हैं कि वो ऐसा टाइम था जब साउथ की फिल्मों को एक तरीके से ट्रोल ही किया जाता था, लेकिन ईगा को इतना एक्सेप्टेंस मिला, यानी मक्खी को इतना एक्सेप्टेंस मिला
कि लोग आज तक याद करते हैं। उसके बाद आया 2015 साल, जिसमें आई बाहुबली। बाहुबली ने ना कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि बाहुबली ने कैसा क्रेज़ खड़ा कर दिया था पूरे के पूरी दुनिया में, कि कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसमें लुक्स वाइज, CGI वाइज, म्यूज़िक वाइज, स्टोरी वाइज, सेट्स वाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में लोग बात ना कर रहे हों। मैंने इस फिल्म को जाकर हॉल पे देखा था, सीटियाँ, तालियाँ, मतलब गूज बम्प्स, क्या मैं बोलूँ इस फिल्म ने क्या नहीं किया था। और इस फिल्म ने राजमौली सर को हर वो अवार्ड दिलाया जिस अवार्ड को कोई सोच सकता है। नेशनल अवार्ड, नंदी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड बाहुबली के बाद राजमौली सर को मिला। उसके बाद जब इसका पार्ट 2 आया, और वो जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये भी एक सवाल जो था। इसके बाद बहुत मुश्किल था कि इसको मतलब इस सक्सेस को रेप्लिकेट करना, इस सवाल का जवाब दे पाना, लोगों के दिलों में उतनी ही जगह, उतना ही प्यार बना पाना। लेकिन जब आई 2017 में बाहुबली 2, जब इसके फ्लैशेस भी आते थे, ग्लिम्पसेस भी आते थे, तो देखकर ना रोंगटे खड़े होते थे। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू ब्रिंग, मतलब ऐसा कुछ आने वाला है। और उसमें जो प्रभास का लुक था ना, वो बाहुबली 1 से भी अच्छा था। यानी इसमें कहानी थी असली बाहुबली की, और एक्चुअली कहानी में हुआ क्या था, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए। जो पागलपन था हम सब जानते हैं, हम सब ने वो चीज़ देखी है। मैं सिर्फ उसको रिविजिट कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जाकर इस फिल्म को देख सकती हूँ जाके। और इसमें भी जो CGI था, इसमें भी जो म्यूज़िक था, जो सेट्स थे, जो कॉस्ट्यूम्स थी, जो कहानी थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। वो एक अलग दुनिया में लेके जाती थी। इनफैक्ट वो जो गाना था जिसमें वो एक हवाई जहाज, एक पुष्पक जैसे विमान से उड़ के जब वो अपने नगर को जा रहे हैं, माहिष्मती को जा रहे हैं, वो इतना ड्रीमी था ना। उसको देखने के बाद लग रहा था कि सच में यार ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ये कितना रोमांटिक और कितना ड्रीमी है। उसके बाद फाइनली आई RRR 2022 में, यानी कि 5 सालों के ब्रेक के बाद। राजमौली सर का मतलब इतने ज़्यादा ऊंचे बेंच पर वो पहुंच गए थे, इतने ज़्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे कि यहाँ से अब बहुत डर भी लगता होगा उनको। आई एम श्योर उनको लगता होगा कि क्या मैं इस चीज़ को वापस से रेप्लिकेट कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे उतना ही प्यार देंगे, क्या मुझे मेरी कहानी को उतना ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। और RRR तो मतलब अनस्टॉपेबल है। ये फिल्म जब से आई है तब से ये चलती जा रही है, एंड आई होप, आई रियली विश ये ऐसे ही चलती रहे। लेकिन ट्रैक्स और रिकॉर्ड्स की बात करें तो बाहुबली जो है, बाहुबली 2, ये अभी तक की इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है विद 100 मिलियन टिकट सोल्ड। जी हाँ, आफ्टर शोले ये एक ऐसी फिल्म है जो पूरे दुनिया के, मतलब जिसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है। और RRR भी अब उसी नंबर्स को फॉलो कर रही है, क्योंकि बाहुबली 2 थोड़ा 5 साल पहले की फिल्म है तो उसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन RRR भी उस रिकॉर्ड को जल्दी ब्रेक कर देगी ऐसा लगता है। तो ये इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था, इतना बढ़िया, इतना इंप्रेसिव। और आने वाली जो फिल्म्स हैं उनका, जिनका इन्होंने ऑलरेडी एक रेंज बना के रखा है, वो है सुपरस्टार महेश बाबू सर के साथ जो ये फिल्म आने वाली है, जंगल एडवेंचर, जो कि ग्लोब ट्रॉटिंग वर्ड और टैग उन्होंने ऑलरेडी इस फिल्म को दे दिया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पता नहीं कहाँ जा चुकी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ही इज़ गोइंग टू मीट आवर एक्सपेक्टेशंस, एंड आई नो दैट जो वो हमको बना के देंगे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने वाला है। कि राजमौली सर महाभारत के ऊपर कुछ ऐसा ग्रैंड बनाना चाहते हैं जो कम से कम 4 पार्ट्स में पूरा होगा, और कम से कम उसको 10 साल लगेंगे बनने में। इसका ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। हम सब ये बात जानते हैं कि उनकी फिल्मों की कहानियाँ उनके फादर भी लिखते रहे हैं, और कुछ ऐसे राइटर्स और भी हैं उनकी टीम में। लेकिन डायरेक्शन, एक डायरेक्टर की एक भी फिल्म फ्लॉप ना होना बहुत बड़ी बात होती है। 12 की 12 फिल्में ब्लॉकबस्टर होना उससे भी बड़ी बात होती है। और आने वाले टाइम में जो फिल्म्स आने वाली हैं उनका इतना बड़ा बज़ बनना, मतलब इट्स अनरियल, इट्स रियली अनरियल। और हम सब ये इंतज़ार करने वाले हैं, अब करते रहते हैं कि राजमौली सर अगला क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट पता है, इतना रेज है कि राजमौली सर का नाम भी कहीं पे जुड़ जाता है ना, किसी फिल्म के साथ जुड़ भी जाता है अगर नाम की इन्होंने थोड़ा बहुत सुपरवाइज किया था उस फिल्म की, तो वैसे ही वारे न्यारे हो जाते हैं और वैसे ही वो बिक जाती है। तो ये है राजमौली सर, और ये है इनका पागलपन और इनका क्रेज़। और आई रियली होप कि ये ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही चलता रहे, लोगों में इनकी दीवानगी बनी रहे, और ये हमको इसी तरीके की फिल्म्स ला कर देते रहे। सो ये थी थोड़ी सी जानकारी एक लेजेंड के बारे में, राजमौली सर के बारे में। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और कुछ बोलना चाहते हैं राजमौली सर के बारे में, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।